ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ सिस्टम पढ़े थे जिसमें हमने ये समझा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लिए क्यों सूटेबल रहा, उसके फीचर्स क्या क्या थे, और हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर समझ लिए थे। फिर हमारा अगला टॉपिक था पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। क्लियर? तो आप लोग लिखते हुए चलिएगा साथ के साथ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट जो हमारा होगा वो होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में फॉलो होता है, ठीक है। इंडिया में इंडियन पार्लियामेंट है, जिसे हम हिंदी में संसद बोलते हैं। तो लिखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो सारी बातें होती हैं जो इंडिया में आपको देखने को मिल रही हैं। यानी कहने वाली बात हुई कि इसमें जो कंट्री को रन करेगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे समझो कि क्या है, यहाँ पे एक पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट में दो पार्ट हैं, दो हाउसेज हैं और तीन पार्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट के पार्ट अगर कोई बोलता है तो तीन है, और अगर पार्लियामेंट में हाउसेज कोई बोलता है तो वो है दो। कौन कौन से हैं? एक है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, तो एल से लोअर और एल से लोकसभा, लोअर हाउस। देन राज्यसभा, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस। पुराने टाइम में या फिर अभी भी ब्रिटेन के अंदर लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है और राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी एक और नाम लिख लें आप, हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब आम लोगों का ग्रुप। हाउस ऑफ कॉमन्स कैसे बोलेंगे अपन लोग? लोकसभा को। एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब ऊंचे अपर लोग होंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? हाउस ऑफ लॉर्ड्स या राज्यसभा बोल रहे होंगे। और जो इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट इंडियन पार्लियामेंट का जो है वो है प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी बिल जो होता है वो एक्ट नहीं बन पाता है। तो प्रेसिडेंट, तो हाउस हो गए दो और एक होगा प्रेसिडेंट जो इसका पार्ट होता है। अब इसमें हाउस में कुछ मेंबर्स होंगे, इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। जो मेंबर होंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि काफ़ी सारे होते हैं, है ना। इनको हम लोग जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि पार्लियामेंट क्या होता है। अभी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? हाउस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। अब ये जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो कंट्री के लिए डायरेक्टली अकाउंटेबल होंगे, मतलब जो भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जो भी कुछ रूल्स बनाए जा रहे हैं, उसके लिए लोग डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। अब ये सिस्टम कौन कौन सी कंट्री में है? ये सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलेगा एक तो इंडिया के अंदर। इंडिया के बाद जिससे हमने सीखा है वो है ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में भी यही सिस्टम है। ग्रेट ब्रिटेन के अलावा कनाडा, और एक आधो नाम लिखने, तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह लिख सकते हो आप लोग। तो ईटीसी मैंने इसके आगे लगा दिया। अब इसमें होगा क्या, सिस्टम कैसे रन करता है? हमने ऊपर समझ लिया कि एक पार्लियामेंट होती है, ठीक है। अब जो पार्लियामेंट के लोग होंगे वो कैसे चुने जाएंगे? तो उनके लिए होते हैं वोटर्स। वोटर्स क्या करते हैं? वोट देंगे और सिलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। किनको सिलेक्ट करेंगे ये लोग?
रिप्रेजेंटेटिव्स को, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इनके बिहाफ पर डिसीजन लेंगे कंट्री को आगे चलाने के लिए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंट्री को कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कौन कराएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, जो पार्टी जीतेगी या फिर जिसके सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम मेंबर्स जिस पार्टी के जीत गए विन, ठीक है, वही गवर्नमेंट बना लेगी, और गवर्नमेंट बनाने के बाद वो कंट्री के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस विनिंग पार्टी बना रही होगी। यहां पे एक्चुअल पावर जो होती है, एक्चुअल पावर जो होती है वो पीएम के हाथों में होती है। एक्चुअल पावर इन हैंड ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बट नॉमिनल पावर, नॉमिनल मतलब नाम मात्र की पावर जो होगी वो प्रेसिडेंट के हाथ में होगी। नॉमिनल पावर किसके हाथों में होगी? प्रेसिडेंट के हाथों में। क्लियर? तो हमने समझ लिया एक्चुअल पावर इन हैंड ऑफ पीएम एंड नॉमिनल पावर किसके पास होगी? प्रेसिडेंट के पास होगी। अब यहाँ पे कई सारी चीजें होंगी, वो सभी चीजें कौन हैंडल कर रहा होगा? पीएम। तो इस तरीके से हम इसे क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके हम कुछ फीचर्स समझ लेते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप फीचर्स जान गए तो आप डेफिनेटली इसको भी एक्सप्लेन कर ही दोगे। तो नेक्स्ट समझिए फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो है डालेंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से फीचर्स हैं? अगर हम इनके फीचर्स को याद रख पाए, हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि इसी सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं, तो हमें बहुत आसान है इन चीज़ों को समझना कि कैसे क्या चल रहा होगा, है ना। बस आपको अपने आसपास देखना ही कैसे कंट्री चल रही है, कौन कौन से मेन पर्सन है जो कंट्री के रिगार्डिंग डिसीजंस ले रहे हैं। तो इसे बोला गया है फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला फीचर क्या है? फर्स्ट फीचर, इसमें होता क्या है? एक लेजिस्लेचर होगा और एक एग्जीक्यूटिव होगा। लेजिस्लेचर रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो करवाते हैं। तो उन दोनों के बीच में क्या है? क्लोज रिलेशनशिप होती है कि एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट होते हैं। तो पहला फीचर है क्लोज रिलेशनशिप between the legislature and the executive। समझिएगा, एग्जीक्यूटिव वो जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करवाते हैं, जैसे पुलिस वगैरह, ठीक है, और लेजिस्लेचर वो जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगी, और लेजिस्लेचर को ही हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? पार्लियामेंट। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही किसके पार्ट हैं? लेजिस्लेचर के हैं। तो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसको पुलिस फॉलो करवाती है। तो ये फर्स्ट फीचर है इसका। ठीक है, मैं आपको सिर्फ पॉइंट लिखवा रहा हूँ कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं। बाकी आप थ्योरी जब पढ़ेंगे किसी भी बुक के थ्रू तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इसमें ये समझिएगा कि जो कुछ पूछ रहे हैं अंकुर। हाँ जी बताइए, पूछिए। सर राष्ट्रीय शासन में सर ब्यूरोक्रेसी किसके हाथ में होगी? अभी सर हम वहाँ पहुँचे नहीं, अभी रुको, बताएंगे। ठीक है, अभी वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझाएंगे आपको, है ना, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी पहले हम पार्लियामेंट्री समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? क्लोज रिलेशनशिप होती है पहली बात तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। दूसरा फीचर क्या होगा इसके अंदर? यहाँ पे
रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है दो ग्रुप की, एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के लिए, मतलब बियॉन्ड द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं लेजिस्लेचर ने सिर्फ उन्हीं को फॉलो करवाएगी पुलिस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि पुलिस अपने अकॉर्डिंग कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस बना ले। तो यहाँ पे ही समझिएगा नेक्स्ट फीचर जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव to the legislature। तो एग्जीक्यूटिव की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो लेजिस्लेचर के लिए होगी, ठीक है। जो भी अप्रूवल आ गए हैं, बजट फंक्शन होगा, वो सब कुछ कौन करेगा? लेजिस्लेचर करेगा। जो भी रूल्स बना दिए गए हैं उसको फॉलो कौन करवा रहा होगा? एग्जीक्यूटिव। ये हमें ध्यान रखना है। अब जो एग्जीक्यूटिव भी होती है ना, वो दो तरीके की होती है, जैसे हम लोग समझ ही गए हैं कि एक वो है जिसके पास नॉमिनल पावर है, जैसे गवर्नर, वो भी एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। प्रेसिडेंट, वो भी क्या है? एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है उसे हम बोलते हैं ड्यूल। ड्यूल मतलब जिसके पास एक तो वो जिसके पास सिर्फ नाम मात्र की पावर है, और एक जो डायरेक्टली एक्शन ले रहा है पब्लिक के बीच में या फिर इन द कंट्री। तो वो आप समझ ही रहे हैं कि कौन डायरेक्टली डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव क्या हो गई हमारे पास? दो तरह की एग्जीक्यूटिव हो जाएगी। एक वो जिसके पास रियल पावर है, जैसे पुलिस हो गया, या फिर वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जो सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस को देखते हैं। मतलब देखने का मतलब ये हुआ कि ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इनके पास पावर तो है लेकिन इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने की पावर इनके पास नहीं होती है। इनको डिसीजन अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशंस ही लेना होता है। तो इसे हम बोलते हैं ड्यूल एग्जीक्यूटिव। ये थर्ड फीचर है। देन फोर्थ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो हम समझ ही रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लीडर होगा, लीडरशिप जो होगी, वो होगी पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास इतनी इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं होती हैं, तो जो लीडरशिप यहाँ पे होगी वो होगी प्राइम मिनिस्टर के पास। ये एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, और इसी के बेसिस पर हम लोग इसे क्या बोल रहे होते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो लीडरशिप जो होगी वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो यहाँ पे हर एक मिनिस्टर, जैसे कि मान लो एक डिफेंस मिनिस्टर है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है डिफेंस को संभालना, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है तो उसका काम है फाइनेंस को संभालना। ऐसे यहाँ पे होगा क्या? इन मिनिस्टर्स की इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने अपने वर्क जो असाइन है उसको फुलफिल करने के लिए। तो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देन नेक्स्ट क्या है? हमें पब्लिक के बीच में एक यूनिटी फॉर्म करनी होती है, तो उसी के लिए हम बनाते हैं पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि पब्लिक के लिए वन पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी करंट में इंडिया के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी एक पार्टी है लेकिन वो सभी लोगों के बारे में इक्वल तरीके से सोचेगी, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगी। तो इसे बोलते हैं पॉलिटिकल होमोजेनिटी, ठीक है। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी मतलब सभी के लिए एक ही पार्टी काम कर रही होगी एट द सेम टाइम। देन जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो प्रोसीजर्स बनाए जा रहे हैं, उनके लिए 5 और 6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं उनकी सीक्रेसी
यानी रूल और रेगुलेशन बनने से पहले पब्लिक में लीक ना हो जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर क्या इंपॉर्टेंट है? सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर की सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगी कि जो भी एक्टिविटी की जा रही है उन सभी को सीक्रेट बनाया जाए, यानी पब्लिक के अंदर या फिर उन लोगों को मालूम ना पड़ जाए जिनको नहीं जानना चाहिए। तो ये कुछ फीचर्स थे पार्लियामेंट्री सिस्टम के। अब ऐसा भी नहीं होगा कि भैया सारी की सारी अच्छी ही बातें होंगी, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां भी होंगी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि कुछ इसके अंदर डीमेरिट्स भी होंगे, ठीक है, और मेरिट्स भी होंगे। हमने फीचर्स समझ लिए, फीचर्स के बाद हम इसके मेरिट समझेंगे, और क्योंकि ये इंडिया में रन हो रही है तो इसके डीमेरिट्स हम लोग एक या दो ही बताएंगे, ठीक है। तो डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे और मेरिट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अच्छी चीजें ज्यादा होंगी, इसीलिए तो हमने अपनाया है। जैसे कि हम लोग कोई चीज को यूज कर रहे हैं या फिर कोई चीज खरीद के लेके आते हैं मार्केट में, तो क्यों? क्योंकि उसके प्लस पॉइंट ज्यादा है। तो वैसे ही अगर हमने या फिर इंडिया ने पॉलिटिकल सिस्टम के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म को अपनाया है तो डेफिनेटली इसके प्लस पॉइंट ज्यादा होंगे, और प्लस पॉइंट ज्यादा होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हाँ जी, समझ में आ पा रही है जो मैं बोल रहा हूं? हाँ जी बताएं। सर ओके, मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, क्या क्या मेरिट्स होंगे इसके वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो हाई डालिए मेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम या गवर्नमेंट। तो पहला प्लस पॉइंट तो यही है कि ये जो हमने फीचर्स में पढ़ा वो भी इसका एक मेरिट ही होता है कि भाई ये क्या करते हैं? हार्मोनी, यानी एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हार्मोनी बिटवीन द legislature and the executive ठीक है। तो ये तो हार्मनी बना दी इसने कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। दूसरा होगा क्या? यहाँ पे डिसीजन मतलब फास्ट और स्मूथ डिसीजन होते हैं। स्मूथ क्यों? क्योंकि जब मेजॉरिटी, देखो हालांकि फास्ट कहना उतना सही नहीं है, लेकिन तब भी जो डिसीजंस होते हैं वो स्मूथ रहते हैं। स्मूथ कैसे? क्योंकि मेजॉरिटी की बात मानी जाती है। तो स्मूथ डिसीजंस, मैं यहाँ पे फास्ट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इतना भी फास्ट नहीं होता, बट नॉर्मल से थोड़ा स्पीडली यहाँ पे हो सकते हैं। तो स्मूथ डिसीजंस होते हैं। स्मूथ डिसीजन होने का मतलब ये होता है कि मेजॉरिटी उसमें सेटिस्फाई होती है, क्योंकि ये रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं वो वोटिंग के थ्रू बनाते हैं कि भाई कितने लोग इसके लिए एग्री करते हैं। और क्योंकि जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्री कर रहे होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना इसमें नहीं होती है। तो इसे बोलेंगे स्मूथ डिसीजन यहाँ पे लिए जाएंगे। थर्ड फीचर क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम का? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि अगर पब्लिक को कोई दिक्कत है तो उसके लिए कौन वर्क करेगा? यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली काम करती है। आप छोटे मोटे काम भी देख सकते हो, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कोई पेड़ गिर गया, आंधी तूफान आ गया, तो उन सभी के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है ना। पब्लिक की देखभाल करना, डेमोक्रेसी को कोई हार्म ना करे, तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही होती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये भी क्या इसका एक मेरिट है। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है? किसी के भी ओवर पावर्ड होने से बचाती है। मतलब ऐसा नहीं कि कल को कोई एक इंसान पूरी कंट्री पे रूल कर लेगा, है ना। गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक कभी भी नहीं होगी, निरंकुश, ठीक है। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म, ठीक है। तो ये किसी भी एक ग्रुप के या फिर एक तरह के लोगों के निरंकुश शासन को रोकता है। तो प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म।
इसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चुनकर जाते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोग रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, तो वाइडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एंश्योर्ड। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वाइडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एंश्योर्ड। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं उनमें से ज्यादा लोगों के लिए ये रिप्रेजेंटेशन अश्योर करता है, यानी बहुत सारे लोग यहाँ पर इस सिस्टम में आके जुड़ सकते हैं। तो हम देख ही रहे होते हैं पार्लियामेंट सिस्टम में बहुत सारे लोग जुड़ रहे होते हैं। दूसरा ये है कि मान लो अगर ये गवर्नमेंट डिफीट हो जाए या गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक का भरोसा ना रहे, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी होती है, ओपोजिशन पार्टी से हम लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इंडिया में तो ऐसे अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बनाई जाती है, बट यूके की अगर हम बात करें तो वहां पे ओपोजिशन पार्टी भी अपनी तरफ से हर एक मिनिस्टर के अगेंस्ट अपना मिनिस्टर डेवलप करती है। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, तो ऑपोजिशन पार्टी भी एक इंसान को फाइनेंस मिनिस्टर बना देती है अपनी तरफ से ही। उसका काम क्या होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या काम कर रहा है, उन्हीं की कमियों को निकालना। ऐसे 1 to 1 ये कर देते हैं, ठीक है, कि हर एक मिनिस्टर की गलतियों को एक एक इंसान निकालेगा। एंड 7, ये पब्लिक ओपिनियन, हाँ शैडो कैबिनेट, बिल्कुल उससे हम लोग बोलते हैं शैडो कैबिनेट। ये हम लोग पार्लियामेंट में समझेंगे, हाँ उसको नाम दिया जाता है शैडो कैबिनेट, ठीक है। अगला है ये पब्लिक ओपिनियन के रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिव होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे धरना दिया लोगों ने तो कुछ करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे रेस्पॉन्सिव टू पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक के जो ओपिनियन होंगे उनके रिगार्डिंग ये रेस्पॉन्सिव रहेगी हमेशा, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए मेरिट्स। अब हम बात कर लेते हैं डीमेरिट्स, क्योंकि हर चीज तो अच्छी होगी नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां भी होंगी। तो हम देखेंगे अब इसमें डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, डीमेरिट क्या क्या है वो समझेंगे हम लोग। खराब बातें या फिर जिसको बोल सकते हैं हम लोग कम अच्छी बातें जो है उन्हें डीमेरिट्स बोला जाता है। तो डीमेरिट्स कौन कौन सी है वो देखिए। तो पहला डीमेरिट तो यही होता है कि यहाँ पे पावर आपस में जुड़ी हुई है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो उसका प्लस पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, उसी को ये डीमेरिट बता रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, पावर को मोबिलाइज मतलब एक दूसरे से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो ये जो पहला डीमेरिट है वो है नो फुल सेपरेशन ऑफ पावर, कि एक ग्रुप दूसरों से जुड़ा हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर इसमें नहीं है। तो पहला डीमेरिट तो ये बता दिया इसने। ध्यान रखना जो अच्छी बात है वो खराब बात भी हो सकती है, तो उसी का एग्जाम्पल ये है कि ये बोलना चाह रहा है कि पावर का सेपरेशन नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट गिर सकती है ना, पीएम चेंज हो सकते हैं, या फिर कोलिएशन गवर्नमेंट है तो गिर सकती है। इसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ये क्या होती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सेकंड जो खराब डीमेरिट है इसकी। अगली चीज ये है कि भैया कोई मिनिस्टर बन गया या फिर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो पूरी कंट्री चला रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट, है ना। क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कुछ ही मिनिस्टर हैं जो पूरी कंट्री को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, डिक्टेटरशिप हो गई। किन लोगों की हो गई डिक्टेटरशिप, मिनिस्टर कैबिनेट की। तो डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट यानी मिनिस्टर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट यानी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है।
फिर फोर्थ पॉइंट ये होता है कि यार कोई भी इंसान मिनिस्टर बन जाता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके पास जरूरी नहीं है कि स्किल्स हो, नॉलेज हो। मान लो कोई हेल्थ मिनिस्टर, कोई इंसान 10वीं पास वाला इंसान हेल्थ मिनिस्टर बन जाए, अब उसको हेल्थ के बारे में क्या ही मालूम, डॉक्टर के बारे में क्या ही मालूम, वो खुद ही 10वीं पास है। तो अब इसमें होता ये है कि अमेच्योर, जो प्रॉपर मैच्योर नहीं है, जिनके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो भी गवर्नमेंट बना लेते हैं, वो गवर्नमेंट में होते हैं। तो ये है गवर्नमेंट बाय अमैच्योर पीपल। ठीक है, कि कई बार ऐसे ऐसे लोग भी मिनिस्टर बन जाते हैं जो सच में उसके लिए लायक होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं गवर्नमेंट बाय अमैच्योर। लेकिन तब भी ओवरऑल अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर है इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए, और इसीलिए हमने इसको इंडिया में अपनाया हुआ भी है। ठीक है, बाकी थ्योरी में इसकी नहीं लिखवा रहा, मैंने आपको सिर्फ पॉइंट समझा दिए कि इसके अंदर क्या क्या होता है। क्लियर? हाँ जी, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हाँ जी, यस और नो? डन है? ठीक है, ये हो गया हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब डालिए हेडिंग प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में देखो एक चीज तो ये क्लियर है ही कि भैया प्रेसिडेंट होता है, उसके पास टोटल पावर होगी, ये खुद अपने अकॉर्डिंग किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है और वो इसका सबऑर्डिनेट होगा। यानी यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट का सबऑर्डिनेट, यानी प्रेसिडेंट जो कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर को बात माननी होगी। ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है, वहां पे एक तो प्रेसिडेंट सुप्रीम हो गया। पहली चीज तो क्या हो गई कि प्रेसिडेंट कौन है? एक्चुअल पावर होल्ड करने वाला इंसान है, एक्चुअल पावर होल्ड करता है ये। और क्योंकि प्रेसिडेंट एक्चुअल पावर होल्ड करता है तो यहाँ पे बिल्कुल आइडियल तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि जो पावर प्रेसिडेंट के पास है उसमें इंटरफियर कौन नहीं कर पाएगा? लेजिस्लेचर। और जो लेजिस्लेचर के पास पावर है उसमें इंटरफियर कौन नहीं कर पाएगा? प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स का आपको रियल एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर भी लेजिस्लेचर होगा, उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स होंगे या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और एक होगा सीनेट। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ पे जो पार्ट आपको मिलेंगे, दो मिलेंगे पार्लियामेंट, मतलब इसके लेजिस्लेचर के। ठीक है, तो लेजिस्लेचर लिख लीजिए, लेजिस्लेचर के दो पार्ट आपको मिलेंगे। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स यानी जिनको पब्लिक ने चुना है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जिससे हम लोग बोल रहे होंगे लोअर हाउस। ठीक है, दूसरा होगा सीनेट, सीनेट को ही हाउस, अपर हाउस बोलते हैं हम लोग, यानी जो हमारी कंट्री में राज्यसभा है वो यहाँ पे क्या है? सीनेट है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपर हाउस। ठीक है, और सेम थिंग वही हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वही ये चीज होता है। ठीक है, अब अगेन फीचर्स, जो इसेंशियल फीचर्स हैं वो क्या है इसके, तो फीचर समझिए। तो फीचर्स में मैं सिर्फ आपको ऐसे दूं, फीचर्स क्या क्या हैं। पहला फीचर जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का कि यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव जो है, जो कंट्री को रन करेगा, वो होता है प्रेसिडेंट। तो पहला फीचर ही ये होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एज द रियल एग्जीक्यूटिव, यानी एक्चुअल में रियल पावर जो होगी वो किसके पास होगी? प्रेसिडेंट के पास होगी, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे आपको परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा सेपरेशन ऑफ पावर का। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि जो पावर लेजिस्लेचर के पास है उसमें एग्जीक्यूटिव इंटरफियर नहीं करेगी,
जो एग्जीक्यूटिव के पास है उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर रही होगी, यानी बाकी जो भी ग्रुप होंगे ना वो उसमें इंटरफियर नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी चीज होती है, वहां पे हमने देखा था कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे नॉन रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होगी वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, वो बोल देगी भैया रूल बनाया हमको तो फॉलो करवाना है बस, ठीक है। और लेजिस्लेचर कैन नॉट क्वेश्चन द प्रेसिडेंट एंड हिज मिनिस्टर्स। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्योंकि यहाँ पे सेपरेट हैं, तो लेजिस्लेचर कभी भी प्रेसिडेंट के कोई भी चीज पर क्वेश्चन नहीं कर सकती। तो आप एक लाइन में लिख लो इस चीज को, थोड़ा याद रहेगा आपको। नॉन रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? द लेजिस्लेचर, ठीक है, द लेजिस्लेचर कैन नॉट क्वेश्चन the president and his ministers को वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो प्रेसिडेंट को ठीक लगेगा वो कर सकता है वो। अगली चीज ये भी होती है कि जैसे कि हमने देखा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वहां पे इलेक्शन में जीतने के बाद भी अगर मान लो सभी मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया तो वो खत्म, गवर्नमेंट गिर जाएगी। हमने समझा था वहां पे इनस्टेबिलिटी होती है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। एक बार बन गए तो वो फिक्स्ड टेन्योर के लिए प्रेसिडेंट रहेगा। फिक्स्ड टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, टेन्योर जो होगा प्रेसिडेंट का वो फिक्स होगा। हालांकि बीच में इम्पीचमेंट के थ्रू उनको हटाया जा सकता है, लेकिन इम्पीचमेंट का प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे समझिए कि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होगा वो फिक्स्ड होता है। तो एक बार बन गए तो मतलब समझ लो जितने टाइम तक के लिए प्रेसिडेंट का टाइम होता है उतने टाइम में तो वो रहेगा ही रहेगा, कोई कुछ उसको चेंज नहीं कर सकता। हालांकि हटाने के लिए इम्पीचमेंट होता है, ठीक है। रिमूवल का जो प्रोसीजर है, रिमूवल प्रोसेस, उसे बोलते हैं इम्पीचमेंट। वो भी लिख लीजिए आप कि अगर किसी को हटाना भी है तो इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है। रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो है इम्पीचमेंट, इसी के थ्रू हटा सकते हैं और बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये इसके थ्रू हटाना। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया मुश्किल है काम है, एक बार कोई मर गया प्रेसिडेंट तो बन गया, बना रहेगा वो, ठीक है। ये तो हो गए फीचर्स। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट्स की कि भैया मेरिट्स क्या क्या होती हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो लिखिए मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो वो देखिए मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम या गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या क्या मेरिट्स होती हैं। तो जैसे हमने समझा था जो उसके ऊपर फीचर्स थे बेसिकली वो उसके मेरिट ही तो हैं, ठीक है, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहला जो मेरिट है वो यही है कि यहाँ पे हमें सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे? सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब एग्जीक्यूटिव वगैरह, लेजिस्लेचर, ये सब कुछ अलग अलग होंगे और ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, कर सकते हैं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा हमने पार्लियामेंट्री में याद करो हमने देखा था इनस्टेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल स्टेबल है क्योंकि जितने टेन्योर के लिए प्रेसिडेंट का टेन्योर जो होगा उतने तक वो कंट्री को लीड करेगा। तो स्टेबिलिटी होती है इस सिस्टम में, ठीक है। जैसे अमेरिका में कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट बनता है मालूम है? नंबर ऑफ ईयर्स, 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। अमेरिका में 4 ईयर के लिए, तो 4 ईयर से पहले हटा नहीं सकते आप। दूसरा क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कि किसको कौन सा मिनिस्ट्री देना है, उनके लिए इलेक्शन फाइट करना जरूरी नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपर्ट लोग गवर्नमेंट को रन करते हैं।
जो भी जिस फील्ड का एक्सपर्ट होगा उसको बुला लेते हैं, तो यहाँ पे एक्सपर्ट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे पार्टी सिस्टम का इन्फ्लुएंस काफी कम होता है, तो इसे हम बोल सकते हैं लेस इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टी सिस्टम, ठीक है। पार्टी सिस्टम का इन्फ्लुएंस आपको कम देखने को मिलेगा। तो एक्सपर्ट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, स्टेबिलिटी हो गई, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। ये हैं मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। देन अगेन हमने अगर अच्छी बातें बताई हैं तो कुछ खराब बातें ही बतानी पड़ेगी। तो खराब बातें कौन कौन सी है वो देखिए। तो इसमें हेडिंग डालिए डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, डीमेरिट क्या क्या है वो देख लेते हैं। खराबियां, कमियां, या फिर तो देखो, एक तो वो सारे के सारे डीमेरिट हो सकते हैं जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट थे, हम उनको भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला ही है कि भैया लेस रेस्पॉन्सिबल होती है इनकी एग्जीक्यूटिव। तो पहला हो गया लेस रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल कम होती है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से डेडलॉक, बात क्योंकि कनेक्टेड ही नहीं है, तो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। ये एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। तो अगला है डेडलॉक्स बिटवीन legislature and executive, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता है ना, हटा सकता नहीं है कोई, 4 साल तक काम करेंगे, तो ये गवर्नमेंट रिजिड हो सकती है, मतलब फ्लेक्सिबल कम होती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिजिड गवर्नमेंट। ये कैसी गवर्नमेंट होगी? रिजिड होगी। और साथ ही साथ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये सिस्टम थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, वो जो चाहे वो कर सकता है, और इम्पीचमेंट लगाना बहुत मुश्किल है। तो इसे हम बोल सकते हैं फोर्थ पॉइंट, स्पॉइल्स सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज समझने वाली बात ये है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास एक्सट्रीम पावर, यानी जो चाहे वो कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपको ध्यान होगा डोनाल्ड ट्रंप बन गए थे, याद है आप लोगों को? अमेरिका के प्रेसिडेंट, थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है? जी सर। है ना। और आपको मालूम ही होगा कि भाई उन्होंने बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जिनका मतलब उतना यूटिलिटी नहीं रहा। तो ये सिस्टम थोड़ा सा खराब है। जैसे कई बार क्या होता है ना, प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है तो कई वो डिसीजन भी उल्टे सीधे ले लेता है, और जब वो डिसीजन उल्टे सीधे लेता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत उल्टे सीधे ट्रंप ने कमेंट किए थे, है ना, कुछ भी बोल दिया करते थे। जैसे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा उतना अच्छा नहीं माना जाता है। और हमारी कंट्री में, जो इंडिया जैसी कंट्री होती है, वहाँ पे कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, और उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये डिसाइड किया गया था कि हमारी कंट्री में हम लोग कौन सा सिस्टम अपनाएंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पहली बात तो ये। दूसरा, इसीलिए भी हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया क्योंकि जो कंट्री के लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे थे ना, ब्रिटिश, उन्होंने भी हमें जिस सिस्टम के बारे में समझाया, जिस सिस्टम के बारे में हम लोग जान गए, वो सिस्टम कौन सा था? वो सिस्टम भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। क्योंकि ब्रिटेन में भी कौन सा सिस्टम चल रहा था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
तो हमने ज़्यादा बेहतर ये समझा कि जिस सिस्टम से हम पहले से ही थोड़े बहुत परिचित हैं, जानते हैं, उसी सिस्टम को हमें अपनाना चाहिए। और हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री थी यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट वैरायटी के पीपल, और उन सभी के साथ आपस में कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल, और उन्हें कंबाइन करने के लिए जरूरी ये था कि हम उनको साथ लेकर चलें। और साथ लेने के लिए जो बेहतर हमें सिस्टम लगा वो था हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये हमारा हो गया बेसिक। अब हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, जो अब हम मेन चीज, अब यहाँ पे हमें क्या क्या याद रखना है वो समझिए। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले भाग से, पार्ट 1 से, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब देखो आपको याद क्या करना है इसके अंदर, मतलब पढ़ना क्या है, समझना क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं? हाँ जी, लिखवाया मैंने, पढ़ा है आप लोगों ने? 22। अभी भी 22 ही है कि कम ज्यादा हो गए कुछ? 12। अरे वाह, वेरी गुड। अरे प्रभु, सभी लोग ध्यान दो भैया, जो पढ़ा रहे हैं ना याद रखना है, ऐसे कैसे काम चलेगा? 22। 22। ओहो, और बोल दो कुछ। 25। 25। देखो सर लिखवाया है यार, ये देखो, ये आप लोग लिखकर पढ़ना भी होता है जो लिखवाया जा रहा है। देखो याद, ये देखो सामने लिख रहा है आपको, एट प्रेजेंट 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स। क्लास करके भूल जाना नहीं है, जो लिखवाया जा रहा है उसे बार बार पढ़िए, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ऐसे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और मैं पढ़ाता रहूंगा आपकी भी जिंदगी निकल जाएगी, मेरे भी कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। फिर तो पढ़ना है बार बार, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई देनी ही पड़ेगी, तभी आप सोचो इस एग्जाम के बारे में। अगर 8 से 10 घंटे अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको सोचने की जरूरत है, आप मुझसे कंसल्ट करो, बात करो, कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे उसका। लेकिन मिनिमम 8 to 10 आवर्स आपको चाहिए डेली बेसिस पर, बिना एनी मतलब गैप, कोई गैप नहीं होना चाहिए, तब जाके कहीं आप कंफर्टेबल होगे उस एग्जाम के लिए। इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा सिंसियरली पढ़ो। आप में से कितने लोगों ने लक्ष्मीकांत बुक डाउनलोड कर ली, जो ग्रुप पर थी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर? कितने लोगों ने कर ली डाउनलोड? अंकुर एक ने कर लिया, और बाकी लोग? प्रभजोत ओके गुड, नीरू वेरी गुड, बाकी लोग? ओके, पायल ने कर लिया, पल्लवी ने कर लिया। हार्ड कॉपी है, वेरी गुड, हार्ड कॉपी तो अच्छी बात है। तो हार्ड कॉपी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर हार्ड कॉपी नहीं ले पा रहे हो आप, क्योंकि एक ने मेरे को मैसेज किया कि सर इतने रुपए खर्च हो जाते हैं बुक खरीदने में, हालांकि क्वेश्चन उनका इलॉजिकल था, बहुत जगह बहुत सारे रुपए खर्च हो रहे हैं पढ़ाई के लिए, बुक्स तो एटलीस्ट खरीद सकते हो आप, वेस्ट नहीं मान सकते बुक में खरीदा गया रुपया ना। इनफैक्ट नॉलेज के लिए कहीं भी खर्च की गई मनी वेस्ट नहीं होती, वो इन्वेस्टमेंट है ना। लेकिन अगर तब भी अगर आपके पास नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी ग्रुप पे डाली हुई है टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां से वो बुक डाउनलोड करें आप। उसमें स्टार्टिंग में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ होगा, देन आगे आप पलटोगे तो एक चैप्टर मिलेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वहां पे आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। अब देखो बुक तो है बहुत हैवी, अगर आपने देखी होगी ना, उसमें 1000 पेज से ऊपर पेज है। कितने पेज है किसी को आइडिया है लक्ष्मीकांत में? हाँ जी, लक्ष्मीकांत में हाँ कितने हैं? 1800। हाँ जी, किसी को आइडिया? देखिए बुक ही नहीं देखी लगता है। पेजेस का आइडिया है किसी को?
अगर आप उसको ढंग से देखेंगे तो लगभग 1500 के आसपास पेज है ना। तो 1500 पेज पूरे नहीं पढ़ाए, मतलब पूरा इन द सेंस वो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा सकते अपन लोग। लाइन बाय लाइन मैं वीडियो भेजूंगा आपको, मैंने बुक को ही रीड करवाया था, बुक को ही मार्क करवाया था, वो भेज देंगे एक तो। और अभी हम उससे नोट्स बनाएंगे, ठीक है। 2 काम, आपको लाइन बाय लाइन वाली चीज भी पढ़नी है, ध्यान देनी है, और सेकंड थिंग जो अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं वो भी। तो लक्ष्मीकांत बुक आपको फॉलो करनी है, ठीक है, यहां से। अब उसके लिए जरूरी क्या होगा कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं पहले का एक बार आप उसको रीडिंग कर लें, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। हो सकता है 2%, 5%, 10% समझ में आ जाए। फिर जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब आप उन चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होगे, यानी उन चीजों को समझ पा रहे होगे, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर मेरे पढ़ाने के बाद जब दोबारा बुक पढ़ोगे ना तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आ रही होंगी। तो इसीलिए करना यह है कि आपको उस लक्ष्मीकांत की रीडिंग करनी है, ठीक है। जैसे अब हमारा आज का टॉपिक है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आप चैप्टर देखो, कौन सा चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर? हाँ जी, किसी को आइडिया है कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 5, ठीक है, लिख लो। आपको चैप्टर नंबर 5 रीड करना है, उसमें लगभग 12 पेज है, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 12 पेज, चैप्टर नंबर 5 आप रीड कर लेंगे। वैसे भी एक दिन के बाद एक दिन क्लास होती है ना, मतलब इंग्लिश मीडियम के अंदर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप उस पूरे चैप्टर को रीडिंग कर लो। फिर जब मैं उसमें से लिखवाऊं कुछ बातें तो आप उन चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन अगेन ध्यान रखिएगा, मैं जो क्लास वाले वीडियो है वो तो डाल ही दूंगा, इसके अलावा बुक रीडिंग जिसमें करवाई थी मैंने, बुक को समझाया था, वो भी वीडियोस आपके लिए मैं डाल दूंगा। तो दोनों चीज आपको वो देखनी है और क्लास रेगुलर करनी है ना। ठंड भले ही ज्यादा हो लेकिन क्लास जब भी हो रही है, मतलब मैं ही कर दूं ऑफ तो अलग बात है ना, तो वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम पड़ ही जाता है, तब ऑफ करनी पड़ती है। अदरवाइज आप अपने एंड पर क्लास को मिस नहीं करिए, जब भी क्लास हो रही है आप आइए, एटलीस्ट सुनिए, है ना, तो समझ में आएगा आपको। क्लियर? मेरा पॉइंट समझ में आया? आज अगले 2 दिनों में क्या करना है आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी वो बुक लक्ष्मीकांत उठानी है और उसमें से 5th चैप्टर पढ़ना है, लगभग 12-15 पेज है। आप रीडिंग करिएगा और बताइएगा कितने समझ में आया, और देन हम उसे अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल लो, यहां से स्टार्ट होगा अगली क्लास में, ठीक है। एंड रिमेनिंग पुराना वीडियो और पुराना मटेरियल जो भी PDF है, मैं आज रात को या कल आपको दिन में ये सब कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, ओके। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताइए। 9th और 10th की नहीं मिली, ठीक है, मैं दोबारा डाल दूंगा, वैसे होगी, नहीं भी होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है। और बताइए, डन? तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास के बाद। ये पढ़ लेना चैप्टर है ना पूरा, तो मैं पढ़वा इसलिए रहा हूं, मेरे पढ़ाने से पहले अगर आप पढ़ लोगे ना थोड़ा थोड़ा आइडिया बढ़ेगा, और आप बिल्कुल छोटे बच्चे तो हो नहीं कि समझ में ही नहीं आएगा, कुछ ना कुछ समझ में आएगा, तो हेल्पफुल रहेगी वो चीजें, ठीक है। तो कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।